हेलो एंड वेलकम टू मद्दे मुकाबिल। मैं हूं रबिया खान और मेरे साथ आज रऊफ क्लासरा साहब स्काइप पर हमारे साथ मौजूद होंगे। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की कुछ अहम खबरों पर। पीटीआई आखिरकार मान गई, हुकूमत से पेश की शराइत के बगैर मुज़ाकरात के लिए तैयार। राब्ते बहाल और बैरिस्टर गौहर ऐवान में आज फट पड़े। 9 मई की धूल बिठाने का मुतालबा कर दिया। मामलात ना सुलझाने की सूरत में दोबारा सड़कों पर आने की धमकी भी दे दी। दूसरी तरफ वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने डी चौक में गंडापुर के गार्ड्स के हाथों कारकुनान की हलाकत का इल्जाम लगा दिया। पीटीआई हुकूमत मुज़ाकरात कामयाबी के कितने चांस हैं? इसके अलावा साबिक ISI चीफ फैज हमीद से मुतल्लिक बड़े इंकशाफात। 50 से जायद सियासतदानों से राब्तों का भांडा फूट गया। राब्ते में रहने वाले सियासतदान परेशान हैं। सेनेटर फैसल वाडा ने फैज हमीद की चार्जशीट के बाद बानी पीटीआई के फौजी तहवील में लिए जाने की पेशन गोई कर दी। पीटीआई ने फैज हमीद से दामन छुड़ा लिया। कोर्ट मार्शल अंदरूनी मामला करार। फैज हमीद से ला ताल्लुकी का बयानिया। तहरीक इंसाफ अपनी सियासत और बानी पीटीआई को बचा सकेगी। और मदारिस रजिस्ट्रेशन मामला, हुकूमत मौलाना को राजी करने में ताहाल नाकाम। डेडलॉक बरकरार। पीटीआई जमीयत उलमा इस्लाम मदारिस मामले पर फिर इकट्ठे हो गए। हुकूमत मदारिस इशू पर मौलाना की बात मानने से इनकारी आखिर क्यों है? सबसे पहले आज हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं इसाक खाकवानी साहब, साबिक वफाकी वजीर और पीटीआई पंजाब के साबिक सेक्रेटरी जनरल। अस्सलाम वालेकुम खाकवानी साहब। वालेकुम सलाम जी। मैं सेक्रेटरी जनरल नहीं था साउथ पंजाब का, मैं प्रेसिडेंट था साउथ पंजाब। सॉरी जी, माजरत के साथ साउथ पंजाब के साबिक प्रेसिडेंट फॉर पीटीआई साउथ पंजाब के जी, साउथ पंजाब के। थैंक यू सो मच खाकवानी साहब फॉर ज्वाइनिंग अस टुडे। खाकवानी साहब, सबसे बड़ा इशू जो हमने कल देखा कि फैज हमीद के खिलाफ तो कल चार्जशीट आ गई है। अब आपको ये मामला किस तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है और क्या इसमें पीटीआई और इमरान खान के लिए भी जो है वो कुछ हो सकता है? बीबी, बात यह है कि पाकिस्तान में जितने भी इलेक्शन हुए हैं और या सदर के इलेक्शन हुए हैं या पार्लियामेंट के इलेक्शन हुए, सब में कुछ न कुछ इनपुट अपना इदारों की भी होती थी और खुफिया इदारों की भी खास तौर पे। और खुफिया इदारों को तो काम सौंपा जाता था कि वो फलां आदमी की इमदाद करें, फलां आदमी के खिलाफ काम करें, क्योंकि ये एक रिवाज पाकिस्तान में पड़ा सन 56 से लेकर अब तक वो जारी है। तो फैज हमीद साहब को भी ये टास्क मिला होगा, उन्होंने भी ये टास्क के मुताबिक काम किया होगा। कुछ मुझे उनके बारे में थोड़ा सा पता है कि वहाँ मैं भी मौजूद था, मगर मेरी उनसे मुलाकात वहाँ नहीं हुई। वो अपना एक घर है इस्लामाबाद में, जहांगीर तरीन साहब के किराए पे लिया हुआ था, उसमें हम बैठे होते थे। तो वो लोग 30-40 दफा वो इमरान खान को आके वहां मिले। और वो होता ये था कि नौकर आके बताते थे कि फैज साहब आ गए या इमरान खान साहब आ गए। जो पहले आता था वो ऊपर जो सेक्शन था ऊपर घर का, वहां पर वो चले जाते थे। वो आपस में घंटा, आधा घंटा, पौना घंटा बैठ के इसी तरीके से अलग-अलग वापस चले जाते थे। वो मीटिंग होती थी, उनके अंदर क्या बातें होती थी उसका मुझे ऐसी अंदाजा है, मगर मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि उनकी आपस में वो इलेक्शन के बारे में, पार्टी के बारे में, अपने मसले मसाइल के बारे में जरूर बातें करते होंगे। वो था सारा 2018 के जनरल इलेक्शन के बारे में कि किस तरीके से हुकूमत खत्म हो रही है, किस तरीके से हुकूमत और इलेक्शन किस तरह होगा और क्या क्या इमदाद हो सकती है। और ये मतलब कि जब वो आकर बैठते थे तो वो नौकर आके पूछता था कि जी क्या देना है उनको खाने पीने के लिए, तो वो बता देते थे। और इतनी इन पे जहांगीर की इतनी मेहरबानियां, इतना ताल्लुक। और सबसे पहले नुकसान जो किया इलेक्शन से पहले, तो जहांगीर का नुकसान कर दिया। और उन्होंने साकिब निसार को कहा कि एक तो आप अपना क्या नाम है, नवाज शरीफ साहब को डिस्क्वालीफाई कर रहे हैं, साथ ही इमरान खान ने उनको कहा कि जी जहांगीर को भी कर दें ताकि ये बैलेंस हो जाए। अंदाजा करें कि एक आदमी आपके साथ सारी सब चीजें उन्होंने 10 साल लगा के आपकी खिदमत की, आपकी पार्टी को बनाया, आपको वसाइल मुहैया किए और आपको अपना घर दिया जहां आप आकर उसको सेफ हाउस समझते होंगे, तो आके मुलाकात होती थी।
और मुलाकातें कराई, उनको 18 के लिए तैयार कराया, क्योंकि उनके उस वक्त नवाज शरीफ साहब से ताल्लुकात खराब हो चुके थे एस्टेब्लिशमेंट के, तो वो नई एक पार्टी बनाकर एक इमदाद कर रहे थे, और वो उनके खिलाफ ही कहा कि इसको भी न बनने दो, और उन्होंने साकिब साहब ने उनको भी डिस्क्वालीफाई कर दिया। और इसी तरीके से और भी मतलब हमारे साथ भी कुछ ऐसे ही किया उन्होंने हाथ, पर बंदा क्या कहे जी, पाकिस्तान के इलेक्शन और इनके हालात और ये सारी चीजें, इतना नुकसान हुआ है पाकिस्तान की सियासत का कि यहाँ ना कोई हुकूमत बनती है पाए पे, ना उसको बनाया जाता है और उसी तरीके से निकाला जाता है। ये चीजें खत्म होनी चाहिए, नहीं तो ये चीजें जो इस वक्त नुकसान हो रहा है, अभी देखे ना ये जो केस चलेगा जी, और ये इसके ऊपर बड़ी जबरदस्त किस्म की उन्होंने इतना 1 साल तो मेहनत की है ना जनाब, जब से पकड़ा हुआ है उनको, उनके खिलाफ बयान किए होंगे, उनके खिलाफ कागजात इकट्ठे किए होंगे, उनके ऊपर कोर्ट मार्शल के अपना जो है वो तो फौज करेगी ना उनको कोर्ट मार्शल, तो उसके अंदर बड़े जबरदस्त संगीन इल्जाम होंगे उन पे, तो वो अब इसको आज तक तो किसी को सजा नहीं मिली। इसको देखते हैं कि इस पे किस तरीके से इसको सजा दी जाती है और कैसे वो अपना मुकाबला करते हैं। खाकवानी साहब, आपने उस वक्त सिस्टम को, जैसा कि आप कह रहे हैं, आपने देखा है बहुत क्लोजली, जो है वो आपने देखा है कि किस तरह से सिस्टम चल रहा था। इस वक्त जो चेयरमैन है पीटीआई के बैरिस्टर गौहर, वो कहते हैं कि ये मामला जो है फैज हमीद साहब का, ये फौज का अंदरूनी मामला है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। दूसरी तरफ शेर अफजल मरवत साहब जो हैं वो कहते हैं कि फैज हमीद साहब से हमें फायदा कम, उल्टा नुकसान जो है वो उन्होंने ज्यादा पहुंचाया है। तो आपको क्या लग रहा है, वाकई क्या फायदा नहीं नुकसान ही ज्यादा पहुंचाया है? बात यह है बीबी, ये जो इलेक्शन हुआ 2018 का, वो तो सारा फैज हमीद साहब के सरपरस्ती में और उनकी जितने भी इनपुट होगी वो तो उन्होंने किया होगा ना इलेक्शन में। ये इलेक्शन के बाद इनका आपस में जो झगड़ा या नाराजगी एक दूसरे से हुई है वो अलग चीज है। वो अगर समझते हैं कि जी उन्होंने इमरान खान पे एहसान किया है तो ठीक है, इमरान खान ने भी उनके साथ कोई अच्छाई की होगी, और या तो फैज हमीद साहब का अकेला आदमी नहीं कर सकता, वो उनको अपना इदारा उनको कहता होगा कि जी इमरान खान की इमदाद की जाए, और फिर अगर इमरान खान के खिलाफ नाराज हुए हैं तो फिर इदारे नाराज हुआ होगा। तो वो एक आदमी जो है वो जरूर कैटलिस्ट तो है, वो एक काम को दूसरे काम तक मिलाने में तो उसका किरदार है, क्योंकि वो DGI था या नंबर 2 था पहले, तो उस वक्त तो ये सारे काम किए होंगे उन्होंने। अब वो आकर अपना असल तो चार्जशीट देख रही है कि उन्होंने अपने ओहदे से ऊपर क्या चीजें ऐसी की हैं जिनकी वजह से उनके साथ नाराजगी हुई है और उनका चार्जशीट बनी है, और चार्जेस में फिर कौन देखा गया, गवाह कैसे हैं, और उनको भी देखें जो है ना कोर्ट मार्शल, उसके अंदर उसको वकील रखने की इजाजत है, उसको वकला पर जरा करने की भी इजाजत है, और वहां पर वो उसको फील्ड कोर्ट मार्शल को तो बंदे देखते भी हैं, और मेरे ख्याल में वो उसकी तशहीर जो है सिर्फ उसके ऊपर थोड़ी सी ममानत ये होती है कि वो कोर्ट की इजाजत से जो चीजें होती हैं वो बताई जाती है प्रेस में, तो बाकी चीजें कुछ छुपा हुआ कुछ चीज नहीं होती कि हर चीज सीक्रेट है, वो ओपन होती है, मगर तशहीर उसके ऊपर कोई कदगान होती है मेरे ख्याल में कि कितना कुछ कहा जा सकता है और कितना सही रिपोर्टिंग की जा सकती है, उसके ऊपर उनका होता है। बाकी उनको हक अपील का भी होता है, वो दूसरे सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में मेरे ख्याल में वो अपील भी कर सकते हैं अपनी कन्विक्शन के खिलाफ। ठीक जी खाकवानी साहब जी, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया सर। अभी आपने बहुत बड़ा एक इंकशाफ किया है। मुलाकातों की बात तो होती थी कि खान साहब की शायद मुलाकातें होती थी, लेकिन यू बीइंग आई विटनेस, आपका ये कहना है कि वहां तरीन साहब ने एक घर था वहां पे सेफ हाउस टाइप, जहां पे इमरान खान साहब भी आते थे और फैज हमीद साहब भी आते थे। मेरा ख्याल है ये उस वक्त ये DGC होंगे, 2017-18 की बात कर रहे हैं, उस वक्त की मुलाकातें होंगी, अभी DGIS 2018 की। मतलब आपने कहा कि 40-50 मुलाकातें होंगी। दीज आर मैसिव मीटिंग्स। आई डोंट थिंक
कभी माजी में किसी सियासतदान की ठीक है मुलाकातें होती रहती थी, ये उनके शहबाज शरीफ साहब की, चौधरी निसार अली खान साहब की, कई दफा जनरल कियानी साहब से, बाकियों से इस तरह खुफिया मुलाकातें होती, 10-12 ही हमने सुनी थी। 40-50 मीटिंग में आखिर क्या ऐसा तय हो रहा था, बातें हो रही थी मैक्सिमम, मतलब 40 इट्स ह्यूज नंबर सर। तो क्या ऐसी बातें थी? बाद में खान साहब बातें करते तो होंगे तरीन साहब से, आपसे जी ना। हमारे साथ उन्होंने, मेरे साथ तो नहीं की, जहांगीर खान से की हो तो वो जहांगीर खान बता सकते हैं। मेरे सामने तो सिर्फ ये हजरात आते थे और आराम बगैर बात के हुए ऊपर सीढ़ियां चढ़ जाते थे, एक पहले आ गया, एक दूसरा बाद में आ गया, फिर इसी तरह उनकी रवानगी भी इसी तरह हो जाती थी। वो आकर बैठ के हमारे साथ बात शायद नहीं करते थे, मगर वो नौकर आगे कहते थे कि एक साहब आ गया, अब दूसरा आ गया, उसको चाय दे दी, फलानी चीज दे दी, और वो इसी तरीके से वापस चल जाते। बाद में उन्होंने जहांगीर से कुछ कंफाइड किया होगा कि क्या डिटेल्स है। मेरे साथ इमरान खान। अच्छा, आपका क्या अंदाजा है सर कि डीजीसी मतलब हायरार्की में तीसरे चौथे नंबर पे जाते हैं आर्मी में? अगर देखा जाएगा टॉप पे आर्मी चीफ हैं, फिर उसके बाद DGISI हैं, या वो चेयरमैन जॉइंट ऑफ स्टाफ हो गए, फिर जाके DGC आ रहे हैं, तो तीसरे चौथे नंबर पे थे। क्या ये सारी मुलाकातें उस वक्त के DGISI और जनरल बाजवा साहब की मंजूरी से, उनके नॉलेज के साथ हो रही थी, या जनरल फैज साहब अपने आप वो मिल रहे थे इनसे? सर साहब, ये चीज कोई इतना ओहदा वाला आदमी इस किस्म की बात नहीं कर सकता बगैर इजाजत के, नंबर 1। नंबर 2, उनको आगे जाकर वो जो बताते होंगे उनके ऊपर उनको हिदायत दी जाती होंगी कि ये काम किस तरीके से करना है, कितना करना है, कम करना है, ज्यादा करना है। वो इजाजत के बगैर तो इस तरह का आदमी नहीं कर सकता। हाँ, अलबत्ता अगर इन्होंने अपना कोई ताल्लुक बनाने के लिए इमरान खान की इमदाद करने में कोई आगे से कोई उसको चीजें की हों, ताकि बाद में देखिए जब ताल्लुक बन जाता है तो एक रिलेशनशिप तो बन जाता है 30-40 मुलाकातों में, और उसका उनकी वजह से बाजवा साहब तक भी पूरा पैगाम चला जाता होगा। बाजवा साहब का कोई अगर उसका अंदर अपनी इनपुट है तो वो भी फैज अमीर साहब कर देंगे। ये आप देखेंगे जब ये चली गई ना, आपने अब तो देखे ना लाइन द ड्रॉन, आपस में नाराजगी झगड़े का जो हो गया है, तो अब उनको अपनी जान बचाने के लिए बताना पड़ेगा ना हर चीज, चाहे मैं गलत कह रहा हूँ या सही कह रहा हूँ, ये तो सारी चीज मंजर आम पर आ जाएगी। जब वो खड़े होके कहेंगे कि आपने मुलाकातें की, तो वो कैसे कहेगा कि नहीं की? वो कहेंगे जी मैंने फलानी जगह पर आपको आके मिलता था, मैंने आपको ये पैगाम दिया, आपने उसका ये जवाब दिया, मैंने ये किया, तो एक एक चीज बाहर आ जाएगी। अच्छा खान साहब, ये बताएं इसका मतलब ये है जो नवाज शरीफ साहब का, और वो भी ISI का मतलब है हेड था जी सर, इतना तो उनके, हाँ ऐसा तो नहीं होता। अच्छा, ये जब ये बात नवाज लीग या हुकूमत, वो ये पिछली हुकूमत के लोग कहते हैं कि पूरी उस वक्त एस्टेब्लिशमेंट, जनरल बाजवा साहब, जनरल फैज साहब और साथ इमरान खान साहब और बाकी लोग शामिल थे, और हमारी हुकूमत बाकायदा एक एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिलकर इसको टॉपल किया गया। तो आपकी बातों से तो लगता है कि वो तो एक तरह की गवाही है कि अगर ये मुलाकातें खान साहब से या खुफिया घर में हो रही थी और 40 के करीब कम अज कम हुई, तो ये वो जो इल्जाम लगाते हैं वो तो फिर वो ठीक इल्जाम मतलब लगता है। RTS की बात होती है, RTS बिठाया गया या रिगिंग हुई, खान साहब को अगेन प्राइम मिनिस्टर लाया गया, ये तो फिर उन बातों की वो हो रही है, वैलिडेशन हो रही है, एंडोर्समेंट हो रही है, नंबर 1। दूसरा, ये खान साहब को इतनी बड़ी सपोर्ट दे रहे थे, वो कहते हैं ना अमेरिका में कहते हैं कि यहाँ पे देयर आर नो फ्री लंचेस, तो खान साहब को वजीर आजम बनवा कर इतनी सपोर्ट दे के हुकूमत को गिरा कर, तो फिर उनको जनरल बाजवा साहब और जनरल फैज साहब को क्या देना था? इमरान खान साहब ने सबको इतनी उनकी मदद कर रहे थे। लेकिन पहला जवाब मैं देता हूं जी कि पहले उनकी जो भी वजूहात बनी कि उन्होंने नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को हटाने में एक नया पिलर खड़ा किया और एक नए, देखें इमरान खान साहब तो सन 96 से सियासत कर रहे थे, सन 96 से लेकर सन 2013 के इलेक्शन तक, सिर्फ 2013 के इलेक्शन में 5-6 सीटें मिली थी पंजाब से, बाकी KPK से कुछ मिली थी, और फिर KPK की हुकूमत बनी विद जमात इस्लामी के साथ मिलके, तो उनका तो कोई खास अपना सर्ज इन पॉपुलैरिटी या
हाउस ऑफ नेशनल असेंबली के अंदर तो कोई ऐसे ज्यादा बंदे नहीं थे, और जो KPK में बंदे थे वो भी इतनी तादाद नहीं थी जो हुकूमत बनती थी बगैर किसी इमदाद के। वहां पर भी मौलवी साहबान मिल गए जमात इस्लामी वाले, तो हम भी जमात इस्लामी वालों को मिले थे अपने उनके अमीर साहब से, गपशप थी हमारी। तो वो नाराज हुए हैं हुकूमत वाले अपना सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस करके नवाज शरीफ को डिस्क्वालीफाई करके, ये सारी चीजें वो आपस में डिस्कशन होकर बात हुई होगी ना जनाब, उसमें तो इसमें कोई गुंजाइश नहीं है कि जी अपना इदारे की नाराजगी नहीं थी या सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया उनको हटाने में, वो भी मतलब उसके ऊपर भी आपके यहाँ खैर हासिल किस्म की गुफ्तगू और चीजें आ चुकी हैं प्रेस में भी, मीडिया में भी, तो वो तो ऐसी कोई बात नहीं है। तो अब बात ये थी कि ये जो लोग कहते हैं ना कि हमने ईमानदारी का इलेक्शन कराया, फलां ने ईमानदारी का इलेक्शन नहीं कराया, ये बात सारों पे इस पे वो है अपना कि उन्होंने हर बंदे ने इलेक्शन में जरूर इदारों से इमदाद ली है, और उनकी इदारों की इमदाद के बगैर हुकूमत नहीं बनी आज तक जी। तो इस मतलब आप कह रहे हैं कि 2018 में इमरान खान को वजीर आज़म बनवाना था तो भी रिगिंग हुई थी, इस सिस्टम को मैनेज किया गया, रिग्ड किया गया। 2024 में भी जब वो इमरान खान को हराना था तो भी रिग्ड और इसी तरह के कंप्रोमाइज किस्म के इलेक्शन कराए गए थे, और प्लेयर्स वही थे, सिर्फ नाम और फेसेस बदले हुए थे। ये भी सही है, सिर्फ फर्क थोड़ा सा एक है कि वो जो ईमानदारी या बेईमानी का जो पैमाना है वो थोड़ा थोड़ा फर्क था। 2013 में बिल्कुल मामूली था, 2018 में वो 30-35% था, 13 में 18 में 55% हो गया, और 2024 में तो वो 100 से भी क्रॉस कर गया, 100%। अरे खकवानी साहब, जब ये इल्जाम लगा है, अभी चार्जशीट सामने आ रही है कि जनरल फैज अली साहब जो हैं वो अपने रिटायरमेंट के बाद भी सियासतदानों से मिल रहे थे, नंबर आ रहे हैं मोर देन 50, तो इस पे आप की बातों के बाद तो मतलब यकीन किया जा सकता है कि वाकई रिटायरमेंट के बाद भी वो राब्ते में होंगे। जब सर्विस में वो मिल रहे थे लोगों से इतने बड़े पैमाने पे, तो रिटायरमेंट के बाद भी डेफिनेटली तौर पर आप समझते हैं कि वो राब्ते में होंगे, जो उन पे इल्जामात लगते हैं आपको जो ठीक लग रहे हैं कि बाकी वो हैंडलिंग कर रहे थे पॉलिटिकल। मैं किसी के ऊपर कयास और राय से बात करना मुनासिब नहीं समझता कि लोगों की जिंदगी का, अपने कैरियर का उनको मसला है। मैं ऐसी बात करूंगा जो सिर्फ मेरे नॉलेज में है, वो ताकि मैं उसको किसी जगह पर भी आज से जब तक जिंदगी है कोई बंदा पूछेगा तो मैं वही बात करूंगा जो आज आपके सामने कर रहा हूँ। बाकी चीजें जो है ना मफरूजे और उससे डिडक्शन के ये यूं हुआ तो फलाने ने यूं कहा, इस चीज में मैं भाई साहब ईमानदारी से ये किसी के खिलाफ इस तरह की बात नहीं कर सकता जहां उनकी अपनी जिंदगी और तकलीफ की इतनी गुंजाइश है और उनके ऊपर केसेस बन रहे हैं और वो अभी आकर फेस करेंगे। ये सारी चीजें आपके सामने आ जाएंगी। अगर मैं नहीं कहता तो और गवाह भी तो पैदा हो सकते थे जनाब वहां। अगर हमें किसी ने बुलाया तो मैं भी ईमानदारी से जो आपके सामने आज बात कर रहा हूँ यही चीज वहां पर हम भी कहेंगे कि ये खुद आए थे, फलान के साथ आते थे या फलाना नौकर इनको चाय पिलाता था, इनको ये करता था, ये 30-40 दफा मिले। आगे इसके बातें क्या हुई वो मैं उसमें शामिल नहीं था, और मैं उसमें क्या सराही हो सकती है कि जी नेचुरली इमदाद के लिए ही उन्होंने किया होगा ना सारा इंतजाम। उन्होंने नवाज शरीफ को हटाने में सुप्रीम कोर्ट को अगर इस्तेमाल किया है तो वो बता देंगे। ये तो एक पहले दिन मीटिंग में सुप्रीम कोर्ट मार्शल में बता देंगे कि मुझे तो ये इंस्ट्रक्शन थी, मैंने तो यूं किया। कोई रिटायरमेंट के बाद आपसे या जहांगीर तरीन साहब, अलीम खान साहब से, क्योंकि ऑफ कोर्स के आप उस वक्त पार्टी को लीड कर रहे थे, इमरान खान साहब के बाद आप सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थे तीनों लोग, कोई आपसे भी कभी राब्ता हुआ कि जी दोबारा पार्टी को वो करते हैं और खान साहब के साथ मिलकर दोबारा जद्दोजहद करने जो इल्जामात लग रहे हैं, आपसे भी कभी राब्ता तीनों से कभी हुआ? कोई आपस में मिलते होंगे, बैठते होंगे, बंदा नोट्स एक्सचेंज करता है, तो जनरल फैज साहब ने कभी आपसे भी राब्ता रखा रिटायरमेंट के बाद? मैं जो कुछ इमरान खान ने जहांगीर के साथ कर दिया
वो पहले दिन तो हफ्ता, महीना, 2 महीने, 6 महीने तो नहीं पता लगा ना, उनको हुकूमत मिल गई, वो तो नहीं पता लगा कि जी उन्होंने क्या किया था। ये तो फिर जब उनकी सारी चीजें बाद में पता लगी ना कि जनाब उन्होंने जहांगीर को भी डिस्क्वालीफाई कराया, और मेरा जो इलेक्शन हुआ वहां उन्होंने इलेक्शन में दूसरे दिन शाम को अनाउंस कराया और 600 वोटों से मैं हार गया। तो वो अब देखिए ना, ऐसे तो नहीं होता। नहीं तो आपसे इतने नाराज क्यों थे? जो बता रहे हैं आपने तो बड़ी सपोर्ट की, जहां के तरीन साहब ने की, अलीम खान साहब ने की, आपने की। आप लोगों को हरा के डिस्क्वालीफाई करा के खान साहब को क्या मिलना था सर? आप हमेशा गिला करते हैं, तीनों करते हैं, अलीम खान साहब, आप करते हैं, तरीन साहब। हालांकि आप तो उनके बड़े करीबी थे, वो तो आपकी बात सुनते भी थे, मानते भी थे, आपके मशवरों पर अमल भी करते थे। देन व्हाट पॉइंट रॉन्ग कि उन्होंने कहा जनाब तरीन साहब डिस्क्वालीफाई करें, अलीम खान साहब भी हारेंगे तो आप भी हारेंगे, ये क्यों? खान साहब क्यों करेंगे? आप तो उसकी मेरे ख्याल में जो वजह है, जब तक आपकी यूटिलिटी है ना, वो उस लोगों को इस्तेमाल करते रहे सारी उम्र, जहां जहां भी जो बंदा यूटिलिटी का है उसको इस्तेमाल करते रहे। अच्छा, हम भी आकर जो चीज सौंपी जाती थी उसको ईमानदारी से और अच्छे तरीके से हम निभाते थे। और उनको जो चीजें, अगर मेरी कुछ चीजें को पसंद थी, वो ये थे कि मैं बगैर किसी ऐसे अंदरूनी शरारत से या किसी को तंग करने के लिए या किसी को आगे करने के लिए, पीछे करने के लिए नहीं, मैं तो सीधी बात करता हूँ। मैं आज आपको हल्फन कहता हूँ, मैं आज आपको कसम खा के कहता हूँ कि मैंने इमरान खान के साथ कभी अलहदा मुलाकात नहीं की, सिवाय एक मिनट, कभी अलहदा मुलाकात नहीं की, और कभी किसी अपने पार्टी के आदमी के खिलाफ बैठ के चुगली नहीं की, किसी एक बंदे की। मुझे कलमा करा के कह देता हूं मैं कि मैंने किसी एक आदमी के खिलाफ, मेरे खिलाफ ये लोग करते रहे, 4-5 जो बंदे फिर रहे ना, ये शाह महमूद कंपनी के साथ जो फिरते थे, ये जाके उसको उकसाते हो। मैंने जो बात की है, पार्लियामेंट्री बोर्ड का मैं मेंबर था 2013 में भी, 18 में भी, जो बात सही होती थी मैं कह देता हूँ ये आप गलत कह रहे हैं, ये बंदा सही है, इसको ले उसको ना ले। तो वो चीजें अपनी जगह पर, बट ये नहीं हो सकता कि मैं अंदर कोई और बात करूं, बाहर कोई और बात करूं। 2018 में जब उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया ना, जब वो हरवा दिया, चलो कोई बात नहीं, फिर मुझे उन्होंने कहा कि आओ तुम मेरे SAPM बन जाओ। तो मैंने कहा खान साहब, ये पौधे जो होते हैं ना, ये लोगों को उनको दिए जाते हैं जिनको बगैर ओहदों को जिंदगी में आराम नहीं आता, और ये हुकूमत के पर्क्स एंड प्रिविलेजेस लोग लेते हैं। मैं ऐसा काम नहीं करता। अगर मैं बन जाता मेंबर और ओहदे पे होता तो मुझे जरूर आप कोई चीज सौंपते तो मैं जरूर ले लेता एज अ ड्यूटी। मगर ये जो है ना, पर्क्स एंड प्रिविलेज के मोटर ले लो, घर ले लो और झंडा लगा लो, मैं आई एम सॉरी, मैं ये नहीं करता। ये इसका एक गवाह बैठा हुआ है जहांगीर, उससे आप पूछ ले, उनके मुंह पर मैंने ये कहा। ये मेरा ख्याल है रबिया ने अभी ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद कुछ मजीद सवालात रबिया के भी हैं, कुछ 2-3 मेरे भी हैं, तो मेरा ख्याल रबिया ने ब्रेक लेनी है। खाकवानी साहब आप हमारे साथ ही रहिएगा, हम एक छोटे से ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन, इसाक खाकवानी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले भी हम इनसे डिस्कस कर रहे थे फैज़ हमीद का जो केस है और जो चार्जशीट किया गया है उस हवाले से। खाकवानी साहब आप हमारे साथ हैं? जी खाकवानी साहब, तो बताइएगा, अभी हम इससे पहले भी डिस्कस कर रहे थे, ये तो सभी जो है ये बात कर रहे हैं कि क्या ताल्लुक था फैज़ हमीद साहब का इमरान खान से या PTI से, या किस तरह से उनकी मावनत की। अब अगर कोई गवाही वो दे देते हैं तो आप देख रहे हैं इमरान खान का भी ट्रायल मिलिट्री कोर्ट में होता हुआ। जी, बात यह है कि अभी तो उन्होंने जो चार्जशीट बनाई है वो फैज़ हमीद साहब के बारे में बनाई है ना जी, उसके अंदर 2 चार्जेस मुझे नजर आते हैं। एक तो शायद ये सियासी रैंगलिंग में उन्होंने अपना हिस्सा लिया, कैसे किया, क्यों किया जी। दूसरा उनका जो मसला है कि जी उन्होंने अपने जो राज की बातें हैं वो कौन सी अफशा की हैं जिसके ऊपर उनके ऊपर ये कोर्ट मार्शल हुआ है।
क्योंकि बाकी चीजें तो वो अपने सीनियर्स को बताते थे सारा कुछ के क्या हुआ, और उनके जितने भी फैसले थे वो आकर इमरान खान को सुनाए जाते हैं। वो उसके अंदर तो कोई ऐसी बात नहीं है। वो नेगोशिएशंस विद पॉलिटिकल लीडर्स, ISI और ये लोग और बाकी खुफिया इदारे, MI भी करती है, IB वाले भी करते हैं, वो कोई ऐसी बात नहीं है। असल बात है कि उनके ऊपर चार्ज क्या लगा है कि जी आपने कौन सा कानूनी राज फाश किया। अच्छा, जो राज फाश का जो है वो बहुत जबरदस्त एक सजा उसमें मिल सकती है अगर वो प्रूव हो जाए कि उन्होंने कोई सरकारी राज अफशा किया है। अगर वो उसके बारे में मुझे इल्म नहीं है कि उन्होंने क्या किया। मैं तो यही कह रहा था कि इस इलेक्शन में उन्होंने इंटरफेरेंस की इजाजत से की, इमरान खान को आगे हुकूमत बनाने में उन्होंने पंजाब में 6 सीटें कम थी वो बनवाई, फेडरल गवर्नमेंट में बहुत सारी सीटें कम थी, उन्होंने MKM और बाकी लोगों से मिलके उनको हुकूमत बनाने में इमदाद की, वफाकी हुकूमत उनको चंद सीटों की वजह से बढ़तरी से बन गई जी। और वो तो एक चले वो इलेक्शन के अंदर उन्होंने तो फायदा अमीर ने जाके खुद तो वोट नहीं डाले होंगे ना जी, ना ही उन्हें वो कहेंगे कि जी मैंने जाकर किसी की मर्जी के खिलाफ वहां किसी कैंडिडेट के खिलाफ किसी हारे हुए को जितवाए हुए को हारवाया, वो तो नहीं होगा ना इस किस्म की चीज। वो तो दे मस्ट बी वेरी सॉलिड। एक साल खान साहब मैं आपकी बात काट रहा हूँ, खान साहब मैं बात काट रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसको वो कर दे पर्सपेक्टिव में। उन पे इल्जाम ये नहीं है कि ड्यूरिंग सर्विस उन्होंने क्या किया है जी, मुलाकातें की हैं, कब की, कैसे की, वो सब आप वाली बात ठीक है कि जनाब के ऊपर से DGI का मुझे हुक्म था या आर्मी चीफ का था, मतलब अगेन वो कह सकते हैं मैसेंजर, मैं तो एक तरह का मैसेंजर था। इल्जाम यह है कि रिटायरमेंट के बाद उन्होंने इमरान खान साहब या इनकी पार्टी के लीडर या बाकी 50 सियासतदानों से राब्ते रखे हैं, सहाफियों से रखे हैं, इनका जवाब तलबी उस पे हो रही है, ये पहले वालों पे नहीं हो रही जो पहले। जी सर, जी 9 मई पे उन्होंने क्या इमदाद की, उनको क्या इंफॉर्मेशन दी, और उनको ये जो प्लान किस्म का 5-6 जगहों पर अटैक हुआ, कोर कमांडर हाउस में अटैक हुआ, GHQ के गेट पे हुआ, मियांवाली के एयरफोर्स के गेट पे हुआ, जहां पर बड़े सेंसिटिव किस्म की चीजें खड़ी थी और वहां पर बड़ा नुकसान हो सकता था। वो सारी चीजें प्लानिंग के लिए अगर उनको बीच में इसमें शामिल किया गया कि वो इस चीज के बिग प्लानर वो थे और एग्जीक्यूशन जो थी वो तो इमरान खान की पार्टी कर रही थी, उसके अंदर अगर उन्होंने कोई अपने खुफिया लोगों को बीच में शामिल किया और वो खुफिया लोग अब गवाह बन गए, बाप गवाह बन गए और वो कहेंगे कि आपने हमें कहा था कि आप फलानी जगह जाए और ये ऑल दीज आर स्पेकुलेशन। मुझे नहीं मालूम कि जी उन्होंने यहाँ पर उनके ऊपर क्या चार्जेस लगाए। चार्जशीट पता लग जाएगी 1-2 दिन में, जब वो केस में पेश होंगे तो चार्जशीट को उनको कॉपी दी जाएगी और कहेंगे कि आप अपना जवाब दाखिल कराएं और उस पर जगह होगी, वो उसके ऊपर वो अपने गवाह लेके आएंगे कि क्या बात थी। तो दिस इज नॉट अ ऑर्डिनरी केस। एक लेफ्टिनेंट जनरल इतने महकमे का इंचार्ज और ये वो उसके ऊपर ये चार्ज हो तो वो इट इज वेरी वेरी सीरियस इशू जी। अच्छा खान साहब ये बताइएगा, इससे पहले रबिया सवाल पूछे कि मैं आई कांट स्टॉप माई सेल्फ कि आपकी बातों से लगता है कि 2018 में जो उस वक्त के एस्टेब्लिशमेंट थे वो इमरान खान साहब को लाने के लिए इक़्तिदार में प्राइम मिनिस्टर बनाने के लिए वो किसी भी हद तक गई है, जो अब आपने अभी पूरा वो डिटेल से बता, वेरी शॉकिंग इंकशाफात, उन्होंने खान साहब को लाना था। 2024 में ये इल्जाम लग रहा है कि जनाब के जो कि अब की एस्टेब्लिशमेंट है इन्होंने इमरान खान साहब को रोकने के लिए सारे इकदाम किए हैं विद इन ए पीरियड ऑफ या स्पैन ऑफ 5-6 ईयर। इसको एक एस्टेब्लिशमेंट वज़ीर आज़म बना रही है, दूसरी एस्टेब्लिशमेंट उसी बंदे को रोक रही है, मतलब हाउ फॉर्च्यून चेंज, या आपका ख्याल है इंटरेस्ट बदल जाते हैं या बट मतलब इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग केस स्टडी इन पाकिस्तान। दीदी देखिए उस वक्त तो उन्होंने 5-6 सीटों में लोगों को बुलाकर मिन्नत समाजत करके इमरान खान को नेशनल असेंबली में और प्रोविंशियल असेंबली में सिर्फ वोट मिलवाए ना जरा। वो जैसे कि अपना
मुशर्रफ साहब के वक्त में पीपल्स पार्टी में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बना राव सिकंदर साहब की क़यादत में, और वो आकर वोट डाल गए और उन्होंने हुकूमत बनवा दी, और जमाली साहब की एक वोट से, और बाकी अपना मौलाना फजल रहमान साहब हार गए। तो उसका जो वो तो हाउस बनने के बाद की गड़बड़ थी। ये जो 2024 है, ये तो इलेक्शन के दौरान ऐसे ऐसे कारनामे हुए हैं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री ने कभी ऐसे नहीं देखे। ठीक। और उसके अंदर अब वो भी तो केसेस में वो ले आएंगे ना कि जनाब, अच्छा ये भी तो नहीं जाके कह सकते कि जी मैंने किया था तो अब दूसरों ने किया तो उन पे केस नहीं बना तो मेरे पे क्यों केस बना। तो ये तो आर्गुमेंट नहीं कोर्ट्स एक्सेप्ट करते। अब वो लोग कहते हैं आप अपनी बात करें कि आपने जो कुछ किया है उसके अंदर आपने क्या कानून की क्या खिलाफ वर्जी की है। ये नहीं कह सकते कि 2024 में भी हो रहा था, ये जी पहले अयूब खान के वक्त में भी हो रहा था, और वेस्ट पाकिस्तान के लोगों ने वोट डाले थे अयूब खान को, और कराची के लोगों ने वोट नहीं डाले थे। वो केसेस तो नहीं खोल सकते ना जनाब। ठीक। इस वक्त तो सिर्फ प्रिंसिपल बात होगी यही कि आपने उस वक्त क्या किया और आपने ये चीजें कैसे की, और उनको कहां तक आपने इमदाद की इमरान खान की कि उन्होंने जो फौज के खिलाफ एक्शन उनकी पार्टी के लोगों ने किया, और उसके अंदर आपके क्या ठीक बहुत शुक्रिया खाकवानी साहब, आपने वक्त निकाला, आप हमारे साथ थे। वक्त हुआ नाज़रीन एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम आपके सामने दोबारा हाजिर होंगे। वेलकम बैक नाजरीन। आज से तकरीबन 2 हफ्ते पहले 24 तारीख को पीटीआई यहाँ पे प्रोटेस्ट लेकर आई थी इस्लामाबाद में, जिसमें उन्होंने 3 शराइत रखी थी, और उन 3 शराइत के बदले ये प्रोटेस्ट आया था और कहा गया था कि अगर ये 3 शराइत पूरी नहीं होंगी तो वो यहाँ से वापस नहीं जाएंगे। फिर हमने देखा कि उसके बाद क्या हुआ। 12 उनके मुताबिक, पीटीआई के अपने मुताबिक 12 इनोसेंट जाने जो हैं वो चली गई, और आज 2 हफ्ते बाद वो बगैर किसी शराइत के गैर मशरूत हुकूमत के साथ मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। इसके लिए इन्होंने 5 रुकनी कमेटी भी बनाई है और हुकूमत से मुज़ाकरात करना चाहते हैं, जबकि दूसरी तरफ हुकूमत ने भी इस बात का खैर मकदम किया है और उन्होंने इस चीज़ को अप्रिशिएट किया है कि पीटीआई जो है वो मुज़ाकरात करना चाहती है, और इसमें कोई पेशरफ जो है वो शायद देखी जा सकती है हुकूमत की तरफ से भी अगर वो चाहें तो। लेकिन यहाँ पे सवाल ये उठता है कि हुकूमत के पास आखिर क्या ताकत है किसी भी किस्म का फैसला करने की, इमरान खान के हवाले से या फिर पीटीआई के हवाले से। आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर मुलाकात होगी।